Hello student, I am Ritu Vishwakarma and we are going to start our classes for ninth and chapter 1 matter in our surrounding. Matter which is present in our surrounding. Okay, जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके बारे में हम बात करेंगे. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट, इंटरकन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर. सिर्फ इसमें हम 3 चीज़ों की बात करेंगे एंड द फुल चैप्टर इज कवर्ड. ओके, सो मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट एंड देयर इंटरकन्वर्जन. इन सारी चीज़ों की बस हम बात करेंगे और ये बहुत ही मैं बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. इसको एक बार समझ लोगे आप तो कभी नहीं भूलोगे. ऑलराइट, तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. एनीथिंग विच हैज़ मास, जिसके पास क्या हो, कोई मास हो, एंड विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस, कोई चीज़ जो सिर्फ कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो और उसके पास कुछ मास हो, दैट थिंग इज कॉल्ड एज मैटर. ओके, द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. अब मैटर को और अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो हमको वो और अच्छे से समझ में आएगा. सो द क्लासिफिकेशन एज पर द अर्लियर इंडियन फिलोसोफर, they said that they classify matter in the form of 5 basic elements. 5 basic elements ने early philosophers जो थे उन्होंने मैटर को डिवाइड किया था. they called as पंच तत्व. उनको क्या कहते थे? वो पंच तत्व कहा जाता था. दिस इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. इनको क्या बोलते थे? ये पंच तत्व, जिनसे इन्हीं चीज़ों से मिलके हर एक चीज़ इस दुनिया में बनी है. उनका ऐसा मानना था. द अर्ली फिलोसोफर्स जो थे उनका मानना यही था कि दुनिया, हर जो चीज़ बनी है वो उन पंच तत्वों से मिलके बनी है. ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. अब देखो, फिजिकल स्टेट के बेसिस में है ना, फिजिकल स्टेट यानी कि उनको जो हम देख पा रहे हैं उस देखने के अगर हम बेसिस लें अगर उसका हम देखने का, तो उनके अकॉर्डिंग उस बेसिस में मैटर को डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में. दे आर सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस. ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, फर्स्ट थिंग फिजिकल स्टेट एंड सेकेंड थिंग इज केमिकल कंपोजिशन. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. मैटर को फिर 2 भागों में डिवाइड किया है. देखो, किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए उसका अगर हम बेसिक चीज़ देख लें कि हमें इस तरीके से इसको डिवाइड करना है, हमको इस तरीके से अगर हमको डिवाइड करना है, कोई अगर आप पेपर लेते हो और आपको कोई बोलता है कि इसको स्क्वायर स्क्वायर में डिवाइड करना है, तो आपका बेस क्या रहेगा? कोई एक स्क्वायर रहेगा. आप सारे पेपर को एक स्क्वायर कटिंग में काटोगे, है ना. अगर आपको कोई एक पेपर दे रहा है और बोल रहा है कि इसके सर्कल्स बस निकालने हैं, तो आप एक सर्कल भी ले लोगे और उसको सर्कल्स में डिवाइड कर दोगे उस पेपर को. सेम लाइक दैट, किसी भी चीज़ को अगर हमें कैटेगराइज करना है और अगर हमने उसका बेस बदल दिया है तो हम उसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. सेम लाइक दैट, मैटर इज डिवाइडेड एज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन यानी कि वो किन चीज़ों से मिलके बना है, तो हम उस बेसिस पे उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर. प्योर एंड मिक्सचर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं. ऑलराइट, सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर? फिजिकल नेचर के बेसिस पे हमने मैटर को 3 जगहों में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो फिजिकल नेचर होता क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी. बोला जा रहा है कि जो पार्टिकल्स से मिलके वो बना है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, छोटे हैं. थर्ड, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. वो जो पार्टिकल्स हैं उन सब के बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है. ऑलरेडी दे हैव स्पेस बिटवीन एवरी पार्टिकल. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. वो रुके हुए नहीं है, दे आर मूविंग कंटिन्यूसली. ऑलराइट, एंड what is the last thing? The particles of matter attract each other. They also attract each other. मतलब पार्टिकल्स अट्रैक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को. That's why they are moving continuously and they are moving because they have space and they have space because they are very tiny. So वो क्या कर रहे हैं, मतलब पूरी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड है.
ठीक है। पार्टिकल्स अगर मैटर जो है वो अगर पार्टिकल्स से मिलके बना है और पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं तो उनके आसपास स्पेस भी ज़्यादा हो, क्योंकि अगर हम कम जगह घेरते हैं तो हमको जगह ज़्यादा मिल जाती है। सो दे हैव स्पेस बिटवीन दैम, एंड अगर स्पेस रहता है तो हम मूवमेंट भी ईजिली कर लेते हैं। सो दे मूव कंटिन्यूसली, और अगर हम मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे के आसपास खींचते भी हैं, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। ऑलराइट, 5 पॉइंट्स आर क्लियर। इन पॉइंट्स को समझाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ मैटर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हुए हैं। सो फर्स्ट थिंग, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इसको समझाने के लिए हमने एक एक्टिविटी करी है जिसमें हमने क्या लिया है, बीकर्स में वाटर की क्वांटिटी ली है, कुछ वाटर की क्वांटिटी ली है। इसमें हमने एक बीकर में वाटर को डिज़ोल्व कर दिया है, या तो फिर हम शुगर को भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। एक बीकर में हमने क्या करा है, सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है, with the help of glass rod. Salt dissolves in the water but the level of water does not change. यानी कि जब हम एक चम्मच पूरा नमक हम एक बीकर में एक क्वांटिटी में हमने उसमें मिक्स किया तो क्या वाटर की क्वांटिटी बढ़ गई? नहीं बढ़ी। अब बढ़ी क्यों नहीं, क्या बता रहे हैं? दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ वाटर गेट इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो वाटर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उस बीकर में उसके अंदर स्पेस होगा, और जो वो स्पेस है उसमें किसके पार्टिकल्स चले जाएंगे, सॉल्ट के पार्टिकल्स चले जाएंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ, दिस शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इससे हमें क्या मालूम चल रहा है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ऑलराइट, सेकेंड थिंग क्या बताई थी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, यानी कि बहुत छोटे होते हैं। अब हमने इसमें एक एग्जांपल क्या लिया, एक एक्टिविटी करी है। इसमें हमने 100 ml बीकर में वाटर लिया, उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल्स डाल दिए। जब हम इस मैटर में, इस वाटर कंटेनर में 2 से 3 क्रिस्टल्स डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वो क्या शो करेगा, एक पर्पल कलर शो करेगा। ओके, हमने क्या किया, उस बीकर में से 100 ml में से 10 ml हमने वाटर निकाल लिया। जब हमने 10 ml वाटर निकाल लिया और उसको उसी क्वांटिटी के 100 ml ऑफ वाटर में हमने जब उसको मिक्सअप किया तो उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, 10 ml में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो और दूर दूर जाके क्या होंगे, 100 ml में मिक्स हो जाएंगे। देन आफ्टर फिर हमने इसी चीज़ को रिपीट किया। जब हम 5 to 6 टाइम इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो देखो जो पार्टिकल्स और दूर दूर जाते जा रहे हैं वो अपना कलर अब कम शो करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट विद इन ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ नहीं है, दूर दूर है, तो इसलिए वो कैसा शो कर रहे हैं, हमको लाइट कलर शो कर रहे हैं। सो देखो आते आते ये क्या हो रहा है, इसका कलर लाइट होता जा रहा है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, दूर दूर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उसके कारण कलर लाइट होता जा रहा है। इससे हमको क्या मालूम चला कि दे आर मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ऑलराइट, हर एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स थे जो अभी भी क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट हैं उस वाटर की क्वांटिटी में, जो दूर दूर होते जा रहे हैं, भले ही उसमें दूर दूर होते जा रहे हैं बट दे हैव मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। ऑलराइट, इससे क्या मालूम चला, दे आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। नाउ द थर्ड थिंग इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। हमने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था सेम इज दिस, इसमें क्या किया था हमने, जब हमने एक वाटर की क्वांटिटी में सॉल्ट या शुगर को हमने मिक्स किया, वो उसने क्या किया था, वाटर के पार्टिकल्स की जो बीच में स्पेस था उसको कवर अप कर लिया था, यानी कि दे हैव स्पेस बिटवीन दैम। उससे हमें क्या मालूम चला था, उसके बीच में स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, तभी तो शुगर के पार्टिकल्स क्या हो गए, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो गए। ओके, now the fourth thing is particles of matter are continuously moving, they are moving continuously। अब हमने इस चीज़ के लिए कौन सी एक्टिविटी ली है, हमने एक बीकर में कुछ अमाउंट का वाटर लिया एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली। हम जब किसी भी बीकर में या फिर वाटर में जब हम इंक डालते हैं, सो इंक के पार्टिकल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे स्प्रेड आउट होते हैं फुल वाटर में, है ना। जब वो फुल वाटर में स्प्रेड आउट हो रहे हैं और जब पूरा वाटर कैसा हो जाता है, ब्लूइश हो जाता है या फिर ब्लैकिश हो जाता है, जो भी हम इंक उसमें डालते हैं उसके कारण, तो जब हमने उसमें डाला था तो वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा था। दैट वॉट मीन्स दे आर मूविंग कंटिन्यूसली, है ना। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो या दो से ज़्यादा मिक्सिंग करना किसी टाइप के मैटर्स को, व्हाट इज दैट कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, ओके। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हमने ये भी पढ़ा कि दे अट्रैक्ट ईच अदर।
तो टेक अ आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। हमने 3 चीज़ों को लिया, आयरन नेल लिया है ना, लोहे की कील ली, एंड द चॉक हमने ली, एक डस्ट पार्टिकल जिससे निकलते हैं, एंड अ रबर बैंड जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी हो जाता है और श्रिंक भी हो जाता है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। हमने नेल को हैमरिंग करना शुरू किया, चॉक को कट करना शुरू किया और रबर बैंड को स्ट्रेच करना शुरू किया। इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द चॉक लेस दैन ईजियर टू ब्रेक द रबर बैंड एंड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल। बहुत ईजी होगा उस चॉक को कट करना, है ना, चॉक को हम इजीली कट कर लेंगे, रबर बैंड को हम स्ट्रेच करके जल्दी तोड़ लेंगे, और सबसे ज़्यादा कठिन क्या होगा, आयरन नेल को हैमर करके तोड़ने में। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैटर्स हैं, जो टिनी पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर, उसके अंदर के जो टिनी पार्टिकल्स हैं, दे आर स्ट्रांगली हेल्ड विद ईच अदर। ग्रेट फोर्स है उनके बीच में, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पार्टिकल के बीच में होगा, फिर हमको क्या मालूम चला, आयरन नेल के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, उससे लेस रबर बैंड के पार्टिकल्स के बीच में, एंड द चॉक में सबसे कम अट्रैक्शन होगा, बट इट हैज़ अट्रैक्शन बिकॉज इट मेड अ चॉक, है ना, चॉक के अंदर के पार्टिकल्स एक दूसरे से बाइंड है बट लूजली बाउंड है, ठीक है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में कम है। ऑल राइट, सो दैट वॉट मीन्स मैटर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। Okay, from that theory we have some question, so this is called as the question type 1। ऐसे हमको और भी questions मिलेंगे, 3 types of questions मिलेंगे हमको हर एक चैप्टर के पार्ट से। ओके, so what is the first question, which of the following are matter। इन सभी में से मैटर क्या है। हमने मैटर के बारे में फर्स्ट थ्योरी क्या पढ़ी थी, थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास, ठीक है। इस चीज़ को बस हमें माइंड में बैठाना है और हर एक चीज़ को हम पढ़ के समझ जाएंगे कि दिस थिंग इज़ मैटर और नॉट। क्या बोल रहा है, चेयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, यस चेयर इज़ अ मैटर। एयर हैव स्पेस, yes it has a space, and it has it consuming any mass, yes it has a mass। love, smell, hate, almond, thought, cold drink, smell of perfume, ये सारी चीज़ों में हमको क्या देखना है कि कौन सी चीज़ ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस और उसके पास मास है, एंड दैट एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। ये सारी चीज़ें क्या है, 3 फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होगी, या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, और या तो वो गैसियस स्टेट में होगा। So chair and almond are in the form of solid state। chair and almond ये दोनों क्या है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। सो these are matter। कोल्ड ड्रिंक इज अ लिक्विड, है ना, कोल्ड ड्रिंक क्या है, इज अ लिक्विड है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हमें लिक्विड स्टेट में मिल गया एज अ मैटर। एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम आर द गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। एयर एंड व्हाट, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। अब थॉट, स्मेल, हेट, कोल्ड, ये फीलिंग्स हैं, ये ना ही कोई मास है इनके पास और ना ही ये कोई ऑक्यूपाई कर रही हैं कोई स्पेस को। ओके, द क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट sizzling फूड reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। हमको हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल बहुत दूर तक आ जाती है, घर के अंदर बन रहा होगा तो हमें बाहर तक भी स्मेल आ जाती है कि आज पुलाव बना है ना, आती है कि नहीं, तो वो हॉट रहता है। बट किसी कोल्ड चीज़ को हमको स्मेल करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके बहुत पास जाना पड़ता है, कभी कभी तो स्मेल ही नहीं आती है। बर्फ़ से कोई स्मेल आती है, नहीं आती है ना, बट हम अगर खीर बन रही होगी तो उसकी हमें दूसरे कमरे तक स्मेल आती है, राइट। तो ऐसा होता क्यों है, क्या बता रहे हैं, सॉलिड डिफ्यूज़ एट अ वेरी स्लो रेट। सॉलिड जब डिफ्यूज़ होता है, डिफ्यूज़ होना यानी कि पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल्स के साथ मिक्स होना, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। बट इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज इंक्रीज दैन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इनटू एयर इंक्रीज। डिफ्यूजन जो प्रोसेस है उसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, डिफ्यूज़ होता है, यानी कि मिक्सअप होता है। इस मिक्सअप को क्या बोलते हैं, हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जब रेट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है जब इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो डिफ्यूजन रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे से मिक्सअप बहुत जल्दी होंगे, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू एन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल, यानी कि वो जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ने के कारण। काइनेटिक एनर्जी यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी रहेगी,
तो वो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करेंगे, जल्दी जल्दी मूवमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी मूवमेंट करेंगे तो दूसरे पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप जल्दी होंगे, वो आगे बढ़ने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी बढ़ जाएगा। हैंस द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू इवन एट अ डिस्टेंस, है ना, इसलिए हमको हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल दूर तक आती है, बट कोल्डनेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? एक डाइवर है ना, वो स्विमिंग पूल में क्या कर गया, कूदा। जब वो कूदा तो वो उस वाटर को कट करने में कामयाब रहा, यानी कि वाटर है यहाँ पे पूरे में, ये क्या है, वाटर है। लेकिन जो डाइवर है जब यहाँ से आया तो उसको क्या करा, उसने यहाँ के इसके पार्टिकल्स को, वाटर के पार्टिकल्स को अलग कर दिया और वो यहाँ से अंदर चला गया। इस चीज़ से हमको कौन सी प्रॉपर्टी समझ में आती है इस मैटर की, द एबिलिटी ऑफ डायर टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इससे क्या मालूम चला, मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं 5 टाइप के। particles of matter have space between them, they are moving continuously and they attract each other. all right, ये हमने क्या पढ़ लिया, what characters they have. okay, now the states of matter. मैटर के स्टेट्स कौन कौन से हैं, मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हमने पहले भी पढ़ा। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अगर हम किसी चीज़ की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने माइंड में उसका कोई एक एग्जाम्पल ले लेना चाहिए। चाहो तो एक आयरन का बहुत सा बड़ा बॉक्स ले लो, जो किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो कहलाएगा, हमारे लिए सॉलिड कहलाएगा। ओके, तो प्रॉपर्टी क्या बता रही हैं, फर्स्ट, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ओके, जो आयरन का हमने बॉक्स लिया उसका डेफिनेट शेप हमको दिखाई दे रहा है एंड इट ऑक्यूपाइज द फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम भी उसका क्या होगा, फिक्स होगा, बदलेगा नहीं एक एक करके। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होगा, यानी कि जो आयरन के डिब्बे के जो पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होगा, तभी तो वो सॉलिड कहला रहा है ना, वो एक दूसरे से जुड़े बहुत अच्छे से होंगे, तो उनके बीच में स्पेस बहुत ही मिनिमम होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वाई उनके बीच का स्पेस है वो भी बहुत कम है ना। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का जो मूवमेंट होगा वो भी कैसा होगा, मिनिमम होगा, बिकॉज दे आर स्ट्रांगली बाइंडेड टू ईच अदर। ओके, उनके बीच में स्पेसिंग भी नहीं है। जब हम किसी भीड़ में खड़े हो जाते हैं, हमारे 2 से 4 लोगों के बीच में जब स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहता है तो क्या हम इजीली मूवमेंट कर पाते, नहीं कर पाते, यानी कि जो पार्टिकल्स जो है उनके बीच का स्पेस कम है, ठीक है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, अटैच्ड है, मैक्सिमम अट्रैक्शन है उनके बीच में, और तो मूवमेंट इसलिए क्या हो गया, उनका कम हो गया। ओके, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, अगर हम उस आयरन के डिब्बे को लें और उसको हम दोनों हाथों से दबाने की कोशिश करें तो वो बहुत मुश्किल होगा, मतलब इम्पॉसिबल ही है हाथ से उस चीज़ को दबाना। सो दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, मतलब उनको बहुत कम दबा सकते हैं, मतलब कंप्रेस वो बहुत मुश्किल से होते हैं, इसलिए दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ लीस्ट, मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनको अगर हम किसी चीज़ के साथ मिक्स करें तो वो डिफ्यूज़ कब से होंगे, बहुत ही लिटिल अमाउंट में होंगे, मतलब वो डिफ्यूजन रेट उनका कैसा होता है, बहुत ही कम होता है ना, वो जल्दी से मिक्सअप नहीं होते। अगर तुम किसी खील को लो और वाटर के पार्टिकल्स के साथ क्या करो, मिक्सअप करो, तो क्या वो घुल जाती है, नहीं घुलती, वो क्या करती है, डिफ्यूजन रेट उसका बहुत कम है, मतलब मिक्सअप होने का रेट उसका बहुत ही कम है, इसलिए वो उसके साथ मिक्सअप नहीं होती। तो समझ में आया सॉलिड की प्रॉपर्टीज़। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, लिक्विड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती, वही प्रॉपर्टीज़ जो हमने पहले पढ़ी उसी बेसिस पे अब हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप नहीं होता बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर हमने 100 ml ऑफ वाटर एक बॉटल में लिया है और वही 100 ml वाटर हमने किसी दूसरे कंटेनर में अगर उसको क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वो दूसरे कंटेनर का शेप ले लेगा,
है ना, यानी कि उसका शेप फिक्स नहीं है, वो उसी कंटेनर में है, दूसरे कंटेनर में जब गया तो उसका जो शेप है वो कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा शेप लेगा, बट द वॉल्यूम इज सेम, 100 ml इसमें भी था, 100 ml इसमें भी गया, सो वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट देयर इज नो डेफिनेट शेप. Liquids take the shape of the container, right? The second thing is that the space between the particles is intermediate. डिपेंड करता है लिक्विड के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ लिक्विड बहुत ही ज़्यादा उनके पार्टिकल्स क्लोज होते हैं और कुछ के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं. ये हम कैसे पता लगाएंगे? दे हैव इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स. मतलब कि अगर हम वाटर लें, वाटर को जब हम बहाते हैं तो उसके पार्टिकल्स इतने दूर होते हैं कि वो इजीली बह जाता है. बट अगर हम शहद लें, शहद भी क्या है, एक लिक्विड है, हनी, उसको जब हम बहाते हैं तो हमको देखते हैं कि वो बहुत धीरे धीरे स्लोली मूवमेंट कर रहा है, यानी कि उनके बीच का स्पेस डिफरेंट है वाटर के पार्टिकल्स के स्पेस से, अगर हम देखकर कंपेयर करें तो. ठीक है, सो दे हैव इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. ओके, the third thing is that the force of attraction between the particles is intermediate. जो उनके बीच का force of attraction है वो भी कैसा है, intermediate है, मतलब बदलता रहता है. ठीक है, the movement of the particle is intermediate. मूवमेंट भी किस पे डिपेंड कर रहा है, उस पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में है. यानी कि ये जो तीनों चीज़ है जिसको हम बोल रहे हैं अलग अलग होती हैं, पार्टिकल टू पार्टिकल डिपेंड करता है हर एक मैटर के ऊपर, यानी कि उनके बीच में स्पेस अलग अलग हो सकता है, उनके बीच में अट्रैक्शन अलग अलग हो सकता है, उनके बीच में मूवमेंट अलग अलग हो सकता है, बस होता है बट डिफरेंट होता है. ओके, हर एक मैटर में अलग होता है लिक्विड के सारे मैटर्स में. नाउ द फिफ्थ थिंग, दे आर लेस कंप्रेसिबल. बहुत कम कंप्रेस हो पाते हैं, कंप्रेस होते हैं बट लिटल अमाउंट में. ठीक है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, लेस कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू, अगर हम दोनों चीज़ की बात करें सॉलिड एंड गैसियस स्टेट के कंपैरिजन में. देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ मोर देन सॉलिड. सॉलिड के रेट से इसका डिफ्यूजन रेट मैक्सिमम होता है, मतलब इसका ज़्यादा होता है सॉलिड्स की. अगर हम देखें तो अगर हम आयरन नेल को मिक्सअप करते हैं वाटर के साथ तो ये मिक्सअप नहीं होते, बट वाटर के साथ अगर हम सोचें कि हम शहद को मिक्स करेंगे तो हम उसको जब बहुत ज़्यादा घुमाते हैं तो क्या हो जाता है, शहद मिक्सअप हो जाता है वाटर के साथ. तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ मोर देन सॉलिड्स. ओके, नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस. गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम. गैसेस के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता एंड दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. ठीक है, गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर. वो उसका पूरा स्पेस कवर कर लेती है, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं अगर हम उनको एक छोटे बॉक्स में रखेंगे, है ना, अगर हमने गैस को एक छोटे बॉक्स में रखा तो वो उतने बॉक्स में भी आ जाएगा. अगर हमने एक छोटे बैलून में उसको, इसका जितनी भी क्वांटिटी है गैस की हमने उसमें रखी तो वो शेप किसका ले लेगी, उस बैलून का, वॉल्यूम की किसका ले लेगी, उस बैलून का. लेकिन उसी अगर हम एयर को, उसी गैस को अगर हम बड़े बैलून में डालेंगे तो वो बड़े बैलून की क्या करेगी, स्पेस को ले लेगी, यानी कि उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहा, है ना, और शेप तो ऑलरेडी पता ही नहीं है क्या है. ओके, समझ में आया. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. उनके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कैसा है, मैक्सिमम है. देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा है. अगर स्पेस मैक्सिमम होगा तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा होगा, मिनिमम होगा. मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसके पार्टिकल्स मूवमेंट ज़्यादा करेंगे. ठीक है, ये तीन चीज़ जो रहती हैं, स्पेस, अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द मूवमेंट, दे आर एक दूसरे के क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं. एंड दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल. अगर हम इसके सारे स्पेसिंग अगर हटा दें किसकी, पार्टिकल्स के बीच की, तो ये एक दूसरे के बहुत पास आने के योग्य हैं, है ना, यानी कि ये बहुत पास आ सकते हैं अगर हम इनको कंप्रेस करें. तो दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. एंड द सिक्स्थ थिंग इज देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. इनका डिफ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो. ठीक है, यानी कि मिक्सअप ईजिली हो जाते हैं. ओके, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, इनके बीच का स्पेस ज़्यादा है, मूवमेंट अच्छा करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. लिक्विड का स्पेस है, थोड़ा है, लेकिन दे मूव फ्रीली बट लेस देन गैस, है ना, और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू गैस. बट सॉलिड के बीच में देखो स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत मिनिमम है, ये मूवमेंट ईजिली नहीं कर सकते, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो इनके एग्जांपल जैसे सॉलिड में हम देख लें किसी प्लेट को, है ना, लिक्विड में वाटर के पार्टिकल्स को, गैस में किसी गैस के पार्टिकल्स को. नाउ द क्वेश्चन टाइप 2.
द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी यानी किसी चीज़ का घनत्व, यानी कि वो कितना ज़्यादा घना है, उसके अंदर के पार्टिकल्स कितने हैं। मतलब अगर हम किसी एक फॉरेस्ट को देखें, उसमें अगर एक फॉरेस्ट मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में अगर 10 पेड़ लगे हैं और एक ही 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में अगर 100 पेड़ लगे हैं, ठीक है, तो इसमें डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, वहाँ जहाँ पे 100 पेड़ लगे रहेंगे। यानी कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक पर यूनिट वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई हो रहा है, वो क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, सो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्या पूछ रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इंक्रीजिंग डेंसिटी यानी कि डेंसिटी बढ़ती जा रही है, जो मैटर है उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी क्या है। अगर हम आयरन नील की बात करते हैं तो आयरन नील के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू आयरन नील। ठीक, तो इसी बेसिस पे हमको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में हमको डेंसिटी में अरेंज करना है। सो एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। सबसे पहले तो इसमें ये देखा जाए कि हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि सबसे कम डेंसिटी वाले को पहले लिखना है। पहले तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस की, उसके बाद फिर लिक्विड की, उसके बाद फिर सॉलिड की। तो इसमें से गैस पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, एयर एंड एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी आर दी गैस पार्टिकल्स। ठीक है, तो एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी के दोनों के अगर हम पार्टिकल्स को देखें तो एयर के पार्टिकल्स कम होंगे और चिमनी जो है उसके साथ पार्टिकल्स के साथ साथ और भी अदर गैसेस जुड़ी हुई होंगी। तो दोनों के पार्टिकल्स जो है उनमें डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, चिमनी वाले की। तो सबसे कम किसकी होगी, एयर की, तो एयर फर्स्ट जाएगा, देन फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, देन उसके बाद हमारे पास जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड कौन कौन से हैं, वाटर। ठीक है, अच्छा हाँ, कॉटन, कॉटन के अंदर स्पेस क्या होता है, एयर के लिए बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या कर दी है हमने, जो मास ऑक्यूपाई कर रहा है वो पर यूनिट में, पर यूनिट वॉल्यूम में वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसलिए एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी के बाद हम कॉटन को रखेंगे, क्योंकि वाटर से ज़्यादा स्पेस किसके बीच में है, कॉटन, इसलिए उसकी डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। ठीक है, देन वाटर एंड हनी आर द लिक्विड्स। वाटर में ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती है ना, हनी में ज़्यादा डेंसिटी होती, तो इन दोनों में कम किसकी होगी, वाटर की और फिर हनी की। देन चॉक एंड आयरन, चॉक की डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू आयरन कम होगी। ठीक है, तो ये हमने जमा लिया इनको इंक्रीजिंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। टैबुलेट करना है हमको, जो तीनों हमने चीज़ें पढ़ी हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, उनको टैबुलेट करना है उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस में, एंड कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया सॉलिड, लिक्विड और गैस को। सबसे पहले शेप और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बेसिस में हमने सॉलिड को बताया, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, liquids no definite shape but they attain the shape of the vessel in which they are kept, and gaseous में gases have neither a definite shape nor a definite volume. Okay, in the basis of compressibility, compressibility की basis पे हमने क्या किया, solid incompressible होते हैं, liquid compressible but not so to a small extent, and gaseous state highly compressible. Now ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सॉलिड के बीच में कम स्पेस होगा, दे हैव लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, लिक्विड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन दैम, एंड स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इज द ग्रेटेस्ट। ओके, नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा सॉलिड में मैक्सिमम होगा, दे हैव स्ट्रांगली बाइंडेड टू ईच अदर, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल इज less than solid particles, and the force of attraction is least between the gaseous particles. Now solid particles of solid cannot move freely, solid के particles easily move नहीं कर पाते, liquid the particles move freely, and the gaseous particles are in the continuous random motion, हमेशा motion में रहते हैं. Now the commented things, rigidity, rigidity means the hardness, हार्डनेस यानी कि टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट द
चेंज इन शेप। कोई चीज़ हमारे सामने रखी है, क्या वो अपना शेप बदलती जा रही है? कोई कप रखा है, कोई ग्लास रखा है, कोई टेबल रखी है, कोई चेयर रखी है, तो क्या वो अपना शेप बदल रही है? नहीं, वो अपना शेप नहीं बदल रहे। यानी कि टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज ऑफ शेप। चेंज ऑफ शेप को रेजिस्ट करना यानी कि रोकना, उसको क्या कहते हैं हम? रिजिडिटी। किसी चीज़ में क्या हो? कठोरता। ओके। कंप्रेसिबिलिटी टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाई। फोर्स अप्लाई करने में वॉल्यूम अपना कम कर लेना कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। ठीक है। सो एबिलिटी ऑफ अ मैटर to reduce to a lower volume when force is applied. Okay. Now fluidity is the ability to flow. ability of flow, fluidity यानी क्या होता है? कोई भी चीज़ का fluid होना यानी कि बहना, है ना? तो ability to flow. By filling a gas container by filling a gas container we mean the attainment of shape of the container by gas. ठीक है। गैस का क्या होना? किसी भी वॉल्यूम में या फिर किसी शेप में अटेन करना अपने आप को। शेप क्या होता है? डिफाइंस अ डेफिनेट बाउंड्री। किसी भी चीज़ का शेप अगर हम बताते हैं तो हम उसकी हमेशा क्या देखते हैं? बाउंड्री देखते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। ठीक है। तो डिफाइन अ डेफिनेट बाउंड्री। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के कारण जो पार्टिकल्स की क्या होती है? पोजेस करते हैं वो अपनी एनर्जी का यूज़ करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। एंड डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमने पढ़ा अभी मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड अ डेंसिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। गैस फिल कर लेती है अपने आप को उस वेसल में जिसमें इसको रखा जाता है। बिकॉज द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम एंड दे मूव फ्रीली। तो क्या करते हैं? उनको जितना ज़्यादा स्पेस मिलता है वो उतना ज़्यादा कवर करते हैं। देयरफॉर गैस कंप्लीटली फिल्स द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है उसकी वॉल्स पे बिकॉज they move freely, they move randomly in all the direction with a high speed and the results they hit the boundary of this container wall. ठीक है। इसलिए क्या होता है? वो प्रेशर एक्सर्ट करती है उस कंटेनर की वॉल में। क्वेश्चन नंबर 3, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल जो होती है वो एज अ सॉलिड कहलाती है बिकॉज इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इट इज़ रिजिड, इट्स पार्टिकल्स डू नॉट हैव स्पेस। ठीक है। उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता। दे आर स्ट्रांगली बाइंडेड टू ईच अदर, इसलिए क्या कहते हैं? उसको हम सॉलिड बोलते हैं। ठीक है। वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड्स इन एयर बट डू नॉट सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। राइट। पार्टिकल्स जो होते हैं एयर, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस ज़्यादा होता है। सो वी फ्रीली मूव अवर हैंड इन बिटवीन द एयर, बट हमको जब वुड की बात करते हैं तो वुड के अंदर लिटिल स्पेस होता है। ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न वी कैन नॉट ईजिली मूव अवर हैंड्स इन solid block. Okay. Now question number 4, liquids generally have lower density as compared to solids, but you have must observe that ice floats on water. हमको मालूम है लिक्विड्स की जनरली लोअर डेंसिटी होती है सॉलिड से। ठीक है। सॉलिड के अंदर ज़्यादा डेंसिटी होती है, लिक्विड्स के अंदर कम डेंसिटी होती है, घनत्व जिसको बोलते हैं। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर? वाटर के ऊपर। वाई? बिकॉज क्या बताया गया? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमने एक थ्योरी दे दी, एज द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीज इट्स डेंसिटी डिक्रीज। किसी चीज़ का जब वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। वाई? दो आइस इज अ सॉलिड, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। अब जो आइस होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस क्या है? बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ऑलरेडी दे है एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह होगी उस आइस के बीच में। लेकिन जो पानी है ना, जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे के बहुत पास होंगे, उनके बीच में स्पेस इतना नहीं होगा जितना वो एम्प्टी स्पेस लेके आइस के पास है। तो आइस के पास डेंसिटी क्या होगी? कम होगी एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। राइट। नाउ द चेंज ऑफ स्टेट व्हेन अ सॉलिड, चेंज ऑफ स्टेट ये हमारा 4th टॉपिक है। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। जब हम सॉलिड को हीट अप करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाता है
है ना। जब हम जैसे हमने आइस को अगर हीट किया तो वो किस में बदल जाता है, वाटर में, यानी कि सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। ओके, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस। लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। हम वाटर को बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट देते हैं तो वो फ्यूम्स में बदल जाती है, स्टीम बन जाती है उसकी, यानी कि वो गैस में बदल जाता है। एंड देन व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। अगर वही जो गैस निकल रही है उसके ऊपर अगर हम एक प्लेट रख देते हैं, यानी प्लेट एज कम्पेयर टू वो कंटेनर ठंडी है, तो उसको क्या हुआ, कोल्डनेस मिली किसको, उस स्टीम को। तो क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स ऊपर बनने लगते हैं, यानी कि कोल्ड हुई वो जो गैस है वो कूल डाउन हुई, और कूल डाउन हुई तो वो फिर से किस में चेंज हो गई, लिक्विड में। और लिक्विड को जब हम और ज़्यादा क्या करते हैं, कूलनेस देते हैं तो वो किस में बदल जाता है, सॉलिड में। लाइक दिस वाटर चेंजेस इनटू आइस व्हेन वी गिव इट अ कूलनेस, ओके, कोल्डनेस। फॉर एग्जाम्पल हमने किस चीज़ का देख लिया, इसी आइस का। ओके, नाउ सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो किस में बदल जाता है, लिक्विड में। लिक्विड को जब हम हीट देते हैं तो वो किस में बदल जाता है, गैस में। गैस को जब हम कूलनेस देते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड को जब हम कूलनेस देते हैं तो वो सॉलिड में बदल जाता है। किसी भी चीज़ का अगर हमें एग्जाम्पल देखना है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो एक एग्जाम्पल रख लो और फिर उस चीज़ को उस चीज़ से जोड़ो, उस थ्योरी को उस चीज़ से जोड़ो कि ईजिली समझ आएगा। ओके, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे यही चीज़ है, यही एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको हम इमेजिन कर रहे थे। नाउ क्वेश्चन टाइप 3, convert the following temperature to Celsius scale. So what is Celsius and what is Kelvin? 1 degree of centigrade is equal to 273 Kelvin. 1 degree centigrade of temperature is equal to 273 of Kelvin. ये हम क्यों बता रहे हैं, बिकॉज दे आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। अलग अलग जगह में अलग अलग थ्योरी इस्तेमाल होती थी, इस वजह से टेम्परेचर की यूनिट्स लोगों ने अलग अलग रखी। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम जिसको बोलते हैं इसका मतलब होता है 273 केल्विन। इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस स्केल में इस केल्विन को। सो 300 केल्विन, यानी कि इसमें ऑलरेडी 273 जो केल्विन है वो क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि जो बचा हुआ है हमें उसको भी कन्वर्ट करना है। तो क्या बता रहे हैं इसमें, इसके बाद जितना भी प्लस होगा, वो क्या होगा, वो सेंटीग्रेड में बदल जाएगा। सो 300 केल्विन इज इक्वल्स टू 300 माइनस 273। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के अलावा जितना है वो उसका सेंटीग्रेड होगा। 300 इज इक्वल्स टू 300 माइनस 273 सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। ये क्या हुआ, हमने सेंटीग्रेड में बदल लिया। नाउ 573 माइनस 273 इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अगर हमें ऐसे ही अपोज करने के लिए आया कि सेंटीग्रेड दिया है तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, 273 को ऐड कर देंगे तो हमको केल्विन में मिल जाएगा। ऑलराइट, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको एक चीज़ मालूम है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर क्या हो जाता है, और अगर उसको कूलनेस देंगे तो वो सॉलिड में बदल जाता है। बट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, वाटर जो है, वाटर को जब हम हीट देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के एक पॉइंट के बाद से ही क्या बदलने लगता है, उसका स्टीम, यानी कि गैसियस स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने लगता है। तो एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर एग्जिस्ट इन विच स्टेट, लिक्विड, सॉलिड और गैस। इट प्रेजेंट इन ए गैसियस स्टेट, क्योंकि 100 डिग्री के बाद तो वो गैस बन जाता है। तो 250 सेंटीग्रेड में क्या होगा, इन गैसियस स्टेट में होगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ये एग्जिस्ट करेगा दोनों स्टेट में, वाटर के, लिक्विड के स्टेट में भी और गैस में भी। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, ये बीच का क्या बोला जाता है इसको, हीट का एक ऐसे डिग्री जिसमें कोई एक अमाउंट ऑफ थिंग जो है वो क्या है, दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, एज अ लिक्विड और अ गैस। एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब ऐसी हीट का टाइम जिसमें वेपराइज होना बिल्कुल चालू हो गया है। वाटर स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ऐसा क्यों है,
This is because all the heat supplies to increase the temperature is utilized in changing this state by overcoming the force of attraction between the particle. यानी कि जो फुल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो उस टेम्परेचर को बढ़ाने में लग रही थी वो अब किस में लग रही है, चेंज करने में, उसके बीच जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज करने में. Therefore this heat does not contribute in increasing the temperature of the substance. इसलिए वो जो एनर्जी है वो इंक्रीज करने में नहीं लगती, वो किस में लग रही है, चेंज करने में उस स्टेट के मैटर को. That is why the temperature remain constant during the change of state. Okay, question number 4. Suggest a method to liquefy atmospheric gases. एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस को अगर हमें लिक्विफाई करना है तो हम क्या करेंगे, गैस के पार्टिकल्स को जब हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो वो कैसे हमको दिखाई देगी. पार्टिकल्स जब कितने क्लोज होते हैं तो वो हम किसकी प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, वो लिक्विड की. तो उनको जब हम बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, यानी कि प्रेशर लगाना पड़ेगा और उनका टेम्परेचर भी हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे क्या हो, वो मूवमेंट ज़्यादा ना करें. टेम्परेचर कम करने से, प्रेशर लगाने से एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड. ऑलराइट. ओके, व्हाट इज मेल्टिंग? Melting is when a solid is heated, the particle begin to vibrate with greater speed and begin to move freely. Then at a particular temperature, the solid melts and changes into liquid. यानी कि जब solid heat up होते हैं, है ना, अगर हम किसकी बात करें, प्लास्टिक एक सॉलिड है, उसको जब हम हीट देते हैं तो उसके अंदर के पार्टिकल्स क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे, है ना, और वाइब्रेट होने के कारण मूवमेंट करेंगे तो देखो वो टपकने लगता है, यानी कि लिक्विड जैसा होके क्या करता है, मूव करने लगता है. सो टेम्परेचर क्या करता है, मेल्ट करता है और चेंज कर देता है उस चीज़ को लिक्विड में. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. मेल्टिंग की प्रोसेस को हमने क्या कहा है, फ्यूजन भी कहा है. यानी कि वो क्या हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल फ्यूज्ड हो रहा है. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. और जो सॉलिड जो सॉलिड है वो जब लिक्विड स्टेट में बदलता है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड में जाने को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं ना. जिस टेम्परेचर में वो लिक्विड में बदल रहा है वो पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन. आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूज होना यानी कि सॉलिड का लिक्विड में बदलना, सॉलिड का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है, फ्यूजन. देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड से जस्ट लिक्विड में बदल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितनी लग रही है, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. यानी कि हीट की अमाउंट बतानी है हमको, लेटेंट हीट यानी हीट की अमाउंट बतानी है. सो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी किसके लिए, सॉलिड के लिक्विड में बदलने के लिए एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इट्स मेल्टिंग पॉइंट is called the latent heat of fusion. So the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion. जैसे यहाँ पे जो आइस है वो जब लिक्विड में बदल रहा है, जिस टेम्परेचर में वो लिक्विड में बदल रहा है वो कितना अमाउंट का हीट एनर्जी ले रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके. नाउ द बॉइलिंग हम किसको बोलते हैं, जब लिक्विड पार्टिकल्स को और हीट मिलती है एंड दे बिगिन टू मूव इवन फास्टर. यानी कि वो गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं. गैसियस स्टेट में बदलना यानी कि वेपराइज होना. ठीक है, जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोलेंगे. बट जिस स्टेट में, जिस टेम्परेचर में वो बदल रहा है, जिस पॉइंट में वो बदल रहा है लिक्विड टू गैस, उसको हम क्या बोलेंगे, उस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे. जैसे वाटर क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वो उसी स्टेट में क्या कर रहा है, लिक्विड टू गैसेस चेंज हो रहा है. ठीक. सो द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, कितनी अमाउंट की हीट लग रही है ये हमको क्या बताता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके.
सो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके मोशन में क्या डिफरेंस आता है एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। सॉलिड में जब हम टेम्परेचर देते हैं तो इसके पार्टिकल्स बहुत मूव करते हैं और दूर दूर हो जाते हैं, तो ये कोल्डनेस में ऐसा रहता है, हॉटनेस में थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं। एंड लिक्विड में जब हम टेम्परेचर देते हैं तो कोल्डनेस में ये ऐसे रहते हैं और हॉटनेस में इसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, स्पेस बन जाते हैं इनके बीच में। देन द सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं बदल रहा, वो डायरेक्ट किस में आ रहा है, सॉलिड टू गैस में आ रहा है। जैसे हम क्या देखते हैं, कपूर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। कपूर को जब हम जलाते हैं वो पहले सॉलिड स्टेट में दिखाई देता है, बट वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दे कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस, और जो गैस पार्टिकल से सॉलिड में भी वो कन्वर्ट हो सकता है। जब हम उसके ऊपर कोई कटोरी वगैरह ढाँक देते हैं तो ऊपर साइड देखना बहुत अच्छी कोटिंग आ जाती है उस चीज़ की, तो वो क्या हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, सो सब्लिमेशन की प्रोसेस समझ में आई, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब हम इसमें जैसे कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड का हमने एक एक्टिविटी करी है, इट चेंजेस इनटू वेपर। यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा फनल रख दिया है, नीचे एक चाइना डिस्क रखी है और इसमें से हमने बर्नर से उसको हीटिंग कर रहे हैं। इसमें भरा हुआ है अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट देंगे तो ये गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस कन्वर्ट होके जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, ठंडी हैं। फनल की वॉल्स कैसी हैं, ठंडी हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, वो वॉल्स में जाके क्या हो रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। डिपॉजिट हो रहा है तो मतलब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली फ्रॉम गैस। इसका मतलब क्या हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, सब्लिमेशन। देन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है, गैस के बीच में क्या होते हैं, पार्टिकल्स। जब हम उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, एंड द चेंजेस इनटू लिक्विड। वी कैन लिक्विफाई गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। हम गैस को और भी तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग हमने प्रेशर लगा के देख लिया, सेकेंड थिंग प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके, टेम्परेचर को भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी कि जैसे अगर हमारे आसपास क्या है, अगर हमारे पास कोई गैस है ना, यानी कि जैसे हमारा फ्रीज़र होता है, फ्रीज़र में जो गैस होती है, जो गैस को जब हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो देखना गैस पार्टिकल्स आसपास के जो आसपास जितना भी बर्फ़ जमा हुआ रहता है फ्रीज़र में अगल बगल है ना, पूरी वॉल्स में, वो किसके कारण होगा, पानी तो वहाँ जाके बैठा नहीं होगा ना, क्या होगा, वेपर्स जितने निकले होंगे वो ऊपर जाके जम गए होंगे और उनको किस में बदल दिया, टेम्परेचर कम होने के कारण वो बर्फ़ में बदल गए। ओके, सो लिक्विफाई गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, क्या कर लिया हमने, गैस को लिक्विड में बदल लिया, ठीक है। compressed solid carbon dioxide is called dry ice. If the pressure is reduced, it changes directly to gas without coming into liquid state. So solid carbon dioxide is known as dry ice. क्या होता है, जब हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होती, वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है, ठीक है, ड्राई आइस में चेंज हो जाती है, ठीक है, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ऑल राइट, नाउ द इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, जो तीनों स्टेट होते हैं उनके बीच में कन्वर्जन क्या होता है, दे आर कन्वर्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। हमने फ्यूजन पढ़ा, सॉलिडिफिकेशन पढ़ा, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, ओके, सब्लिमेशन। तो टेम्परेचर के बदलने से, टेम्परेचर और प्रेशर के बदलने से हमने जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो रहे हैं। जैसे सॉलिड का लिक्विड में बदलना, फ्यूजन, ओके, हमने अभी पढ़ा था। लिक्विड का गैस में बदलना, वेपराइजेशन, है ना, वेपराइजेशन होता है तब तो लिक्विड गैस में बदलता है, किसी वाटर को देख लो, है ना। और गैस का सॉलिड में बदलना, सब्लिमेशन। सेम एज दैट, सॉलिड का गैस में बदलना सब्लिमेशन ही होता है। अगर हम उल्टा देखें, गैस का लिक्विड में बदलना, तो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी कि गैस का लिक्विड में बदलना। जो कंडेंसेशन प्रोसेस जो हमने करी थी, स्टीम निकल रही थी वाटर में से, तो उसको हमने ऊपर जब प्लेट लगा दी तो वो जो गैस थी वो फिर से लिक्विड में बदल रही थी, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंस करने किसी चीज़ को। एंड देन लिक्विड टू सॉलिड, वाटर को जब हम आइस में बदलते हैं तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, सॉलिडिफिकेशन। ऑल राइट, दिस इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। फॉर दैट इवेपोरेशन इज यूज्ड, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड का वेपर में चेंज होना एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के पहले जितना भी वेपराइजेशन हो रहा है,
उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ओके, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना, यानी कि सरफेस में जो पार्टिकल्स होंगे उनके साथ ये काम होगा इवेपोरेशन का, अंदर के पार्टिकल्स के साथ नहीं होगा, सरफेस फिनोमेना है ये। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज टू वेपर स्टेट। जो अपर लेयर होगी उस सरफेस की, उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना, इतनी एनर्जी उनको मिल जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने के बाद ये क्या होंगे, वेपराइज हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन। और इसके फैक्टर्स क्या हैं वेपोराइजेशन के, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस का कितना ज़्यादा एरिया, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको स्पेस नहीं मिलेगा, तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड द विंड स्पीड, विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ऊपर के पार्टिकल्स जल्दी हटते जाएंगे, तो इवेपोरेशन में जो निकलते पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे। सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितने बड़ी जगह पे हम पानी फैलाएंगे उतनी जल्दी सूखेगा, राइट। इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, आसपास अगर ह्यूमिडिटी होगी, बहुत ज़्यादा नमी होगी, तो इवेपोरेशन होगा क्या, जब हम कपड़े डालते हैं और बहुत ज़्यादा नमी रहती है बरसात के टाइम, क्या इवेपोरेशन होता है, नहीं होता। यानी कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने से इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज़ इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो इवेपोरेशन जल्दी होता है, यानी कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठीक है। तो विंड स्पीड से अगर इंक्रीज़ हो रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ओके, सो दिस इज सरफेस फिनोमेना, हमने देख लिया। हाई एनर्जी इवेपोरेशन कहाँ होगा, सरफेस में। मीडियम कहाँ होगा, जस्ट उसके आसपास होगा। एंड लोअर एनर्जी इनसाइड दिस पार्टिकल। सो एवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग, इवेपोरेशन के कारण क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। वाई, क्योंकि जो व्हेन अ लिक्विड evaporates the particle of liquid absorb heat from the surrounding and evaporates। क्या हो रहा है, लिक्विड जब इवेपोरेट होता है, लिक्विड में से जब पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं बिफोर द बॉइलिंग पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। जो लिक्विड है, लिक्विड में से इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो आसपास की हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम सो द सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड। यानी कि आसपास की हीट जब वो लिक्विड ले लेगा तो बचेगा क्या, सिर्फ कूलनेस। तो इसके कारण क्या होगा, इवेपोरेशन के कारण क्या हुआ, कूलिंग हुई। तो सिंपल है, जब हम ये क्या करते हैं, बाहर अपने ग्राउंड में पानी छिड़कते हैं, तो पानी छिड़कने के कारण क्या होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में जब इवेपोरेट हो जाते हैं वाटर के लिए, वाटर जब इवेपोरेट हो जाता है तो वो आसपास की हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो सरफेस कैसा हो जाएगा हमारा, कूल हो जाएगा, ठीक है। सो समर टाइम पे भी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। सो वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर कीप्स अस कूल बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट एंड व्हेन द स्वेट evaporates it absorb heat from our body making the body cool। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि कॉटन के क्लोथ से इवेपोरेशन जल्दी होता है, वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो स्वेट क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इसके कारण क्या होता है, वो इवेपोरेट करने के कारण हीट एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है, अपने अंदर हीट एनर्जी को लेगा तो इससे क्या होगा, आसपास की जो चीज़ है यानी कि हमारी जो बॉडी है वो क्या होगी, कूल हो जाएगी। ओके, समझ में आया। नाउ द डेजर्ट कूलर, ऐसी डेजर्ट कूलर जो हमारे घर में कूलर लगा रहता है उसकी क्या रहती है, जब वो इवेपोरेट होता है तो उसके जो लिक्विड पार्टिकल्स रहते हैं आसपास की हीट को ले लेते हैं। आसपास की हीट को जब वो ले लेते हैं तो हमारे पास एयर कैसी बचती है, सिर्फ कोल्ड एयर बचती है। कोल्ड एयर बचती है तो हमको इसलिए क्या मिलती है, सिर्फ कोल्ड एयर ही मिलती है। ऐसे वर्क करता है हमारा कूलर। ओके, सो दीज आर द टू स्टेट्स, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा स्टेट जो बहुत ही ज़्यादा हमने बताया था, बहुत ही ज़्यादा इसके पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, आयनाइज्ड स्टेट, यानी कि बहुत 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 ज़्यादा गर्म, ठीक है। एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी स्टेट होती है, ठीक है। तो ये दोनों तीनों अलग हैं, तीनों अलग थी। और प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन क्या है, ये अभी नए टाइप का स्टेट ऑफ मैटर निकाला है। ओके, now question type 4, why does a desert cooler cool better on a
हॉट ड्राई डे। क्यों डेजर्ट कूलर कूल करता है अच्छे से जब हॉट ड्राई डे होता है? हमने तो बताया लिक्विड इवेपोरेट होता है तो पार्टिकल्स जो लिक्विड के रहते हैं वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तभी तो वो इवेपोरेट होंगे। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण जब वो इवेपोरेट हो गए तो हीट एनर्जी ले ली, तो आसपास की सराउंडिंग में क्या बचा? बिकॉज ऑफ कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इवेपोरेशन सराउंडिंग कैसी हो गई? कूल हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स? इसमें भी क्या हो रहा है, जो वो मटका है जब उसमें हीट एनर्जी आसपास की वो ले लेगा तब उसके पार्टिकल एवेपोरेट हो जाएंगे। जब हीट लेने के बाद पार्टिकल एवेपोरेट हो गए जो गर्म थे, तो क्या बचा? सिर्फ ठंडे पार्टिकल्स बचे, इसलिए उसमें क्या मिलता है? हमको ठंडा पानी मिलता है और उसके आसपास की सराउंडिंग भी कैसी रहती है? ठंडी रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज अवर पाम फील्स कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन एंड और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट? जब हम अपने हैंड्स के मतलब जो हमारे हैंड का पाम होता है उसमें हम एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो हमें ठंडा ठंडा क्यों फील होता है? बिकॉज ये जो तीनों चीज़ हैं ये इवेपोरेट होती हैं, आसपास की हीट एनर्जी जल्दी ले लेती हैं, इवेपोरेट होती हैं, एब्जॉर्ब करती, जब वो हीट एनर्जी और इवेपोरेट हो जाती है तो आसपास क्या बचता है? सिर्फ ठंडा। ठीक है, इसलिए हमारे हाथ में क्या लगता है? सिर्फ हमको क्या फील होता है? ठंडक महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप? सॉसर यानी कि जो हमारे पास कप और एक और साथ में चीज़ जो रहती है जिसमें हम पीने के लिए हम उसमें जब डाल लेते हैं कोई चीज़ को, यानी कि अगर बड़ी प्लेट है, ठीक है, वो हम क्या रहता है उसमें से सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू कप। ठीक है, इसलिए हम उसमें जल्दी अच्छे से पी लेते हैं। क्यों पी लेते हैं? क्योंकि उसका स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा यानी कि हॉट जितने भी हीट होगी वो इवेपोरेट जल्दी हो जाएगी, हीट इवेपोरेट जल्दी हो जाएगी तो सॉसर में भरा हुआ जितनी भी चीज़ है वो क्या हो जाएगी? जल्दी ठंडी होगी, इसलिए हम उसको क्या कर लेते हैं? जल्दी पी भी लेते हैं। ओके, so that is why we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर? किस टाइप के क्लोथ्स हमको पहनने चाहिए समर्स में जिनके अंदर जल्दी इवेपोरेशन हो जाए और हमारा वो स्वेट को क्या कर ले? जल्दी एब्जॉर्ब कर ले, है ना, जिससे क्या हो? हमको ठंडक महसूस हो। हमने ये पढ़ लिया है। नाउ एक्सरसाइज, कन्वर्ट करना है हमको सेल्सियस स्केल में, ये हम कर लेंगे। कन्वर्ट करना है केल्विन स्टेट में, प्लस कर देंगे 273। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। Naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. Naphthalene balls disappear हो जाती है without leaving any solid. जब naphthalene को हल्की हीट मिलती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? डायरेक्ट गैस में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो नैप्थलीन बॉल जब डायरेक्ट सब्लिमेट हो जाएगी तो हमको वहाँ पे कोई भी पार्टिकल कहाँ बचा मिलेगा? ओके, सो इट डिसअपियर्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम विदाउट लीविंग अ सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का बी, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हमें दूर बैठे हुए परफ्यूम की स्मेल क्यों जाती है? क्योंकि परफ्यूम हैव अ मैनी टाइप्स ऑफ टिनी पार्टिकल्स, उनके पास क्या है? बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है ना। डिफ्यूज़ होना यानी मिक्सअप होना किसके साथ? गैस के साथ जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है। गैस के साथ जल्दी डिफ्यूज़ होगा तो डिफ्यूजन प्रोसेस में पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करते हैं, मूवमेंट उसका ज़्यादा होगा तो हमको बहुत दूर तक इसकी स्मेल आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, arrange the following in increasing order of force of attraction between the particle water, sugar and oxygen. increasing attraction के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? इनको अरेंज करना है। तो सबसे कम अट्रैक्शन किस में होगा? ऑक्सीजन में, देन फिर वाटर एंड देन फ्रॉम गैस और शुगर। ठीक है, लिक्विड सॉरी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड? 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वो क्या होगा? लिक्विड होगा, बिकॉज 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज दी लिक्विड और सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड एंड वेपर स्टेट। ओके, ये हम 1-2 बार पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर को ये जस्टिफाई करना है, वाटर रूम टेम्परेचर में एज अ लिक्विड सस्टेन करता है। यस, रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है? रूम टेम्परेचर हमारा मिनिमम 27-35 तक होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है?
इस टेम्परेचर में वाटर एग्जिस्ट करता है इन अ लिक्विड स्टेट. लिक्विड, इट इज़ अ फ्लूइडिटी एंड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. ओके. At question number B, sixth B, an iron almirah is a solid at room temperature. Iron almirah solid state में होता है at a room temperature. So in a room temperature because it is rigid and has a definite shape, इसलिए वो कैसे exist करता है in a solid state. Question number 7, why is ice at 273 Kelvin more affected in cooling than water at the same temperature? आइस को 273 केल्विन इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, यानी कि कूल करने में है वो ज़्यादा इफेक्टिव है देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. आइस को हम कूल करेंगे 273 में तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लेस एनर्जेटिक हैं देन वाटर. ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, कूल जल्दी कर सकते हैं. इट इज़ बिकॉज द डिफरेंस इन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी. ऑल राइट. 273 केल्विन में लार्जर एनर्जेटिक लेस एनर्जेटिक होंगे आइस के पार्टिकल्स. ठीक है, एज कम्पेयर टू वाटर. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? ज़्यादा बर्न यानी कि ज़्यादा हमको जलाएगा कौन, वाटर जब हीटअप रहेगा या फिर स्टीम, बॉइलिंग वाटर और स्टीम. अब देखो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लेस मूवमेंट होगा, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू स्टीम. स्टीम के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर. सो स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न देन बॉइलिंग वाटर. इट इज़ बिकॉज स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर प्रेजेंट इन इट एंड इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. राइट. नाउ इन द 9th section, showing the diagram change in its space शोइंग चेंज इन द स्टेट. ओके, स्टेट के चेंजेस में यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें बताया गया इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर इसके बेस में, एंड डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर. डिक्रीज हीट यानी कि कूलनेस हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे हॉटनेस बढ़ रही है, तो इसके बेसिस पे हमको ABCD भरना है. सो समझ में आया? ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.